बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस के चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं सिंपली कहूं तो हम वो एग्जांपल्स या एक्सेप्शंस डिस्कस कर रहे हैं जो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते। वो कौन सी हैं? एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक है कोडोमिनेंस और एक है ओवर डोमिनेंस। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये दो जो एक्सेप्शंस हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, इसका कांसेप्ट समझा था। और आज के इस लेक्चर में हम एक और एक्सेप्शन जो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करती यानी ओवर डोमिनेंस, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओवर डोमिनेंस क्या है। अगर मैं यहां पे डायरेक्टली डेफिनेशन यहां से रीड करूं तो मुझे पता है कि आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी। सो अच्छे से समझने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका कांसेप्ट लेंगे और कांसेप्ट लेने के बाद इसी कांसेप्ट को जब डेफिनेशन पे अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और कांसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहां पे ओवर डोमिनेंस का कांसेप्ट देने के लिए मैंने दो एग्जांपल्स यहां पे लिखी हुई हैं। एक एग्जांपल फ्रूट फ्लाई की है और दूसरी एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया की है। सो वन बाय वन दोनों से हम ओवर डोमिनेंस का कांसेप्ट समझेंगे। सबसे पहले हम फ्रूट फ्लाई को समझते हैं। फ्रूट फ्लाई की एक फ्लाई है जिसकी पिक्चर मैंने यहां पे पेस्ट कर दी है। शायद पिक्चर देख के आपके माइंड में इमेज बन गया हो और आप समझ गए हो कि ये कौन सी फ्लाई है। अक्सर आपने फ्रूट्स के ऊपर एक मक्खी देखी होगी जो नॉर्मल मक्खी है जो घरों में है, इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, जो क्या करती है, जो फ्रूट्स हैं उनका जो है वो रस चूसती है। तभी तो इस फ्लाई का नाम जो है वो फ्रूट फ्लाई है। ठीक हो गया। अब फ्रूट फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर है और इसका साइंटिफिक नेम भी ड्रोसोफिला इसी वजह से है क्योंकि ड्रोसो जो कहते हैं वो फ्रूट्स को कहते हैं और फिला कहते हैं लवर्स को, क्योंकि ये फ्रूट लवर है इस वजह से इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ड्रोसोफिला है। अब अगर आप ड्रोसोफिला की पॉपुलेशन देखें तो ड्रोसोफिला आपको दो तरह की मिलेंगी। एक ऐसी ड्रोसोफिला मिलेगी जिनकी आईज का जो कलर है वो रेड है यानी रेड आईज वाली, और आपको ऐसी ड्रोसोफिला भी मिलेंगी जिनकी आईज का जो कलर है वो व्हाइट है यानी व्हाइट आई ड्रोसोफिला भी मिलेगी। जो रेड आई ड्रोसोफिला है इनको हम नॉर्मल ड्रोसोफिला भी कहते हैं और इसका एक और नाम भी रखते हैं जिसको हम वाइल्ड ड्रोसोफिला भी कहते हैं। और व्हाइट आई जो ड्रोसोफिला है इसको हम म्यूटेंट ड्रोसोफिला भी कहते हैं। अच्छा जी, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सर ये इसका रेड जो आई है ये क्यों है और इसकी जो व्हाइट आई है वो क्यों है। अगर हम इसका एक सेल लें इस रेड आई वाली ड्रोसोफिला का तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके रेड आई के लिए जो हैं वो दो एलील्स होंगे और उन एलील्स को मैंने W+ और W+ से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके अंदर बी एलील होंगे और उस एलील को मैंने W और W से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक हो गया। अब ये वाली कंडीशन भी होमोजाइगस है यानी दोनों एलील सेम हैं और ये कंडीशन भी होमोजाइगस है यानी इसके अंदर भी दोनों एलील W हैं, तभी मैंने यहां पे कांसेप्ट लिख लिया होमोजाइगस। अब जब इनका क्रॉस करवाएं यानी रेड आई ड्रोसोफिला का व्हाइट आई ड्रोसोफिला के साथ क्रॉस करवाएंगे तो जाहिर सी बात है इधर भी इसके अंदर भी गैमेट्स बनेंगे और इसके अंदर भी गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट्स कैसे बनेंगे? एक गैमेट के अंदर ये W+ चला जाएगा और इसी तरह ये दूसरा एलील दूसरे गैमेट में चला जाएगा। सिमिलरली व्हाइट ड्रोसोफिला में भी जब गैमेट्स बनेंगे तो ये W एक गैमेट में आ जाएगा और ये दूसरा जो एलील यानी W है वो दूसरे गैमेट में आ जाएगा। अब जब इनका आपस में फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन में इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक आपस में फर्टिलाइज करेंगे। ये और ये जब फर्टिलाइज करेंगे तो W+ ये आ गया और W आपके पास ये आ गया। अब मुझे ये बताना क्या ये भी होमोजाइगस कंडीशन है? नहीं, होमोजाइगस नहीं, क्योंकि अब एलील डिफरेंट है। एक ये वाला एलील आ गया है और एक ये वाला एलील आ गया यानी एक W+ है और दूसरा क्या है? W है। अब जब इससे ड्रोसोफिला यानी हेटेरोजाइगस से जब ड्रोसोफिला बनेगी तो उसकी आईज का कलर कैसा होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे पता है कि आप ये आंसर दे रहे होंगे कि सर रेड होगा,
क्योंकि रेड डोमिनेट है, इस वजह से इसका कलर जो होगा वो रेड होगा। अब इसकी आईज के जो कलर है वो रेड तो होगा, लेकिन यहां पे जो पेरेंट्स वाला जो रेड ड्रासोफिला था उससे भी इसकी आईज का कलर ज्यादा रेड हो जाएगा। दोबारा इसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। यानी इसका रेड तो होगा, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में इस केस यानी ये जो पेरेंटल रेड आई ड्रासोफिला था उससे भी ज्यादा रेड हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर सिंपली रेड होता तो इसका मतलब है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है जी, एक रेड डोमिनेट। लेकिन अब जो रेड कलर था वो ओवर डोमिनेट, यानी रेड वाला एलील जो है वो ओवर डोमिनेट कर गया, तभी तो हम इसको नाम देते हैं ओवर डोमिनेंस का। अब मैं यहां पे कंसेप्ट देता हूं ओवर डोमिनेंस क्या है। जब हेट्रोजाइगस की कंडीशन आए तो फिनोटिपिकली जो एक्सप्रेशन है वो होमोजाइगस डोमिनेट से भी ज्यादा हो जाए, इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? ओवर डोमिनेंस का। तो यहां पे मैंने यही वाली बातें यहां पे लिख ली हैं। When the phenotypic expression of heterozygous या heterozygote W plus W become more intense, यानी ज्यादा हो जाएगा, then the homozygous state W plus W plus of dominant allele, और इस कंडीशन को इसी वजह से ओवर डोमिनेंस का नाम देते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि सर ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से हुआ कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में इसकी आईज के अंदर मोर क्वांटिटी ऑफ फ्लोरेसेंट पिगमेंट्स बनेंगे। अब वो जो फ्लोरेसेंट पिगमेंट्स ज्यादा क्वांटिटी में बनेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि जब ज्यादा पिगमेंट्स हुए तो इसका मतलब है कि इसकी आईज का कलर इससे भी ज्यादा रेड हो गया। अब आपके माइंड में मुझे पता है फिर क्वेश्चन आ गया, सर ये ऐसा क्यों हुआ? अब इसको क्यों का आंसर देखिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसके बॉडी से जब हम सेल लें तो सेल लेने के बाद इसकी बॉडी के अंदर एलील कौन से होंगे? एक ये W प्लस वाला एक क्रोमोसोम पे हो गया और दूसरे पे होगा W वाला। सिंपल सी बात है, ये वाली कंडीशन होगी। अब इस कंडीशन में इसके अंदर ज्यादा मैसेंजर आरएनए बनेंगे। अब जब ज्यादा मैसेंजर आरएनए बनेंगे तो इसका मतलब है कि इसकी बॉडी के अंदर आईज वाले पिगमेंट्स भी ज्यादा बनेंगे। जब पिगमेंट्स ज्यादा बनेंगे तो इसका मतलब है कि इसकी जो आईज का कलर जो है वो मोर इंटेंस हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंपली ओवर डोमिनेंस कहते हैं। अब मैं इसका कंसेप्ट एक और एग्जांपल से देता हूं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल मैंने यहां पे लिख ली है सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया का कंसेप्ट समझने से पहले आपको मैंने यहां पे एक कंसेप्ट देना है मलेरिया। मलेरिया डिजीज है जो एक पैरासाइट की वजह से होती है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है। जब प्लाज्मोडियम जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है तो थ्रू मस्कीटो होता है। एंटर होने के बाद डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और स्टेजेस से गुजरने के बाद बॉडी के अंदर जो आरबीसी हैं उन पे अटैक करके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता रहता है, और डिस्ट्रॉय इस कंडीशन को हम सिंपली कहते हैं मलेरिया। यहां तक समझ आ गई? अब उससे पहले सिकल सेल एनीमिया का कंसेप्ट समझने से पहले आपको मैं आरबीसी की शेप समझा देता हूं ताकि आपको जो है वो समझ आसानी से रहे। नॉर्मल जो बॉडी के अंदर आरबीसी हैं उनकी शेप ऐसे होती है, लेकिन जब आरबीसी की शेप इस तरह की हो जाए यानी क्रिसेंट शेप, या सिंपली जैसे घास काटने वाली वो जो द्रांटी होती है इस तरह की शेप, जब इस तरह की शेप हो जाए तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि सिकल कहते ही द्रांटी को हैं जिससे आप घास वगैरह काटते हैं, उसकी शेप आपको इस तरह की मिलती है। अब इसका क्या फायदा है और इसका क्या नुकसान है? जब आरबीसी की शेप इस तरह की होगी तो इजीली ब्लड वेसल से इजीली मूव या सर्कुलेट करेगी, लेकिन जब आरबीसी की शेप इस तरह की हो जाएगी तो आपके पास ये जगह जगह ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगी और ब्लड के फ्लो में रुकावट डालेगी। तो इस कंडीशन को जिसमें आपके पास आरबीसी की शेप इस तरह की बन जाती है इसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, और वो वाले केस जो है वो आपके पास नॉर्मल इंडिविजुअल है। अब यहां पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सर इसकी शेप ये ऐसे क्यों बनी और ये इसकी शेप नॉर्मल क्यों है? इसकी शेप इस वजह से नॉर्मल है क्योंकि इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है
वो नॉर्मल है और इसकी शेप इस वजह से बनी क्योंकि इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल है। फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है, सर उधर नॉर्मल है और इधर एबनॉर्मल है, ये क्यों है? अब इस क्यों का आंसर की तरफ हम जाते हैं। अब यहां पे मैंने लिख लिया है सिकल सेल एनीमिया, और सिकल सेल एनीमिया आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मली किसी भी इंडिविजुअल के अंदर बनती है, तो उसके लिए एक एलील पाया जाता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन ए है। फॉर एग्जांपल इस इंडिविजुअल के अंदर एक एलील जो है वो मैं कहता हूं कि HbA है और दूसरा एलील भी HbA है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इधर से भी नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा और इधर से भी नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। जब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा तो आरबीसी की शेप नॉर्मल होगी और ये बीमार नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन एक एलील के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाए, यहां पे लिख लिया, जब एक एलील HbB हो जाए तो या HbS हो जाए, यहां पे मैंने S की कंडीशन भी लिखी हुई है, तो अब मुझे यह बताना है कि क्या नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा HbS के केस में या HbB के केस में? तो नॉर्मल नहीं बनेगा। अब इसके अंदर इससे तो नॉर्मल बनेगी, लेकिन इस एलील से एबनॉर्मल जो है वो प्रोटीन या हीमोग्लोबिन बनेगा। यहां तक समझ आ गई? अब समझना है, मैं कहता हूं कि यह एलील BS वाला है और यह एलील भी HbS या HbB वाला है। तो मुझे यह बताना है कि इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो नॉर्मल बनेगा या एबनॉर्मल? तो आप आंसर दे रहे होंगे सर एबनॉर्मल बनेगा। अब HbS या HbB के केस में हीमोग्लोबिन नॉर्मल बनेगा या एबनॉर्मल? तो डेफिनेटली आप आंसर दे रहे हो कि एबनॉर्मल। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी शेप जो है वो इस तरह की हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम सिंपली क्या नाम देते हैं? सिकल सेल एनीमिया का, और इसका नाम इसी वजह से ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है कि जब आपके पास दोनों एलील रिसेसिव हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनेगा और जो आरबीसी हैं उनकी शेप जो है वो सिकल लाइक हो जाएगी। तो उस कंडीशन को हम सिंपली नाम देते हैं सिकल सेल एनीमिया का। तो यहां पे मैंने HbS की या HbB में लिख लिया इन कोड एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। अब सर ये समझ नहीं आई हमें कि इधर किधर ओवर डोमिनेंस आ गया, तो अब समझना है ओवर डोमिनेंस क्या है। अब कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर ये कंडीशन हो जाए HbA वाली और ये हो जाए HbS वाली या HbB वाली, तो इस इंडिविजुअल के अंदर क्या होगा कि एक प्रोटीन तो नॉर्मल बनेगी, हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल बनेगी, लेकिन दूसरी जो है वो एबनॉर्मल बनेगी। अब जब ये एबनॉर्मल बनेगी तो अब इस इंडिविजुअल के अंदर जब प्लाज्मोडियम आएगा और मलेरिया काज करने की कोशिश करेगा तो ये इंडिविजुअल इस केस में, जिस केस में इसके अंदर HbA और HbS यानी सिकल वाले एलील हो यानी हेटेरोजाइगस स्टेट हो, तो इस केस में ये मोर रेजिस्टेंस शो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये नॉर्मल था तो इतना ज्यादा मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट नहीं था, लेकिन जब हेटेरोजाइगस की कंडीशन आ गई तो इसका मतलब यह हुआ कि ये हेटेरोजाइगस की कंडीशन में ये मोर रेजिस्टेंस हो गई, इसके अंदर रेजिस्ट करना शुरू कर दिया मलेरिया के अगेंस्ट। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस कंडीशन में इसने ओवर डोमिनेंस शो कर दी। कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब मैंने यहां पे तीनों कंडीशंस भी लिख ली हैं, इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जब एक एलील HbA और दूसरा भी HbA यानी दोनों सेम हो तो नॉर्मल होगा इंडिविजुअल और ससेप्टेबल टू मलेरिया, उसको मलेरिया होने के चांस होंगे क्योंकि होमोजाइगस की कंडीशन। लेकिन जब ऐसी कंडीशन हो जाए हेटेरोजाइगस की कंडीशन यानी HbA और HbS यानी HbA और HbS हो, तो इस कंडीशन में इंडिविजुअल नॉर्मल होगा क्योंकि एक एलील तो ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस टू मलेरिया, मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंट शो करेगा, इजीली मलेरिया उस इंडिविजुअल को नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन
यानी इधर भी एस हो जाए और इधर भी एस हो जाए, यानी दोनों रिसेसिव हो जाएं, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि सिकल सेल एनीमिया इस इंडिविजुअल को है और ससेप्टेबल टू मलेरिया, इसको भी मलेरिया हो सकता है। तो एक ही केस आपको मिला, वो कौन से वाला मिला, हेट्रोजाइगस, और सिमिलर ये वाला इस पे अप्लाई करें तो सेम टू सेम आपके पास यही वाली डेफिनेशन और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यहां पे इस केस में अब जरा गौर करें कि HbS और HbS क्या हीमोग्लोबिन वाले दोनों एलील रिसेसिव हैं, तो बिल्कुल रिसेसिव हैं, तो तभी तो इस इंडिविजुअल में हमने लिखा सिकल सेल एनीमिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि हीमोग्लोबिन के जब दोनों एलील रिसेसिव होंगे तो आपके पास सिकल सेल एनीमिया होगा। जब एक एलील रिसेसिव होगा और एक डोमिनेट होगा तो उस केस में वो मलेरिया के लिए तो रेजिस्ट करेगा, ओवर डोमिनेंस तो शो करेगा, लेकिन उसको मलेरिया, उसको जो सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। और इस केस में तो सिकल सेल एनीमिया हो गई नहीं क्योंकि दोनों नॉर्मल हैं। तो जब ये दोनों रिसेसिव हुए तो तभी सिकल सेल एनीमिया हुआ, तो तभी हमने इसको नाम दे दिया रिसेसिव डिसऑर्डर का। होप के आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर समझ आए तो लाजमी लाइक भी कीजिए वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक से मुझे और मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए लेक्चर्स बना सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।